नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश और दुनिया की देखेंगे बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे इटली। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। पीएम मोदी के आगमन की खबर से भारतीय समुदाय में उत्साह। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में समन्वय और सुरक्षा रणनीति को लेकर चर्चा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने पर जोर। एक्शन में कोलकाता नगर निगम। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स से जुड़ी संपत्तियों की जांच शुरू। नोटिस भेजकर मांगा जवाब। संपत्तियों के निर्माण समेत कई जानकारी मांगी गई। 7 दिनों में कारण बताने का निर्देश। आबकारी केस में दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक को अवमानना का नोटिस जारी। अदालत ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 4 अगस्त को सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में डॉग लवर्स की अर्जियां की खारिज। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश बरकरार। कहा, एबीसी नियमों को सही तरीके से लागू करने में हुई गंभीर लापरवाही। निर्देश न मानने वाले अफसरों पर अवमानना का केस चलाने का आदेश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे यात्रा के दौरान आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टियन फ्रॉस्टडॉटर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी की आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टियन फ्रॉस्टडॉटर से यह मुलाकात भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के पीएम ने कहा कि नॉर्वे की कंपनीज भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। We are playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का आज दूसरा दिन है, तो नॉर्वे में आज का दिन भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आज ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम का यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। नॉर्डिक देशों का काफी महत्व है। 5 नॉर्डिक देशों नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क,
फिनलैंड और आइसलैंड की आबादी 2.8 करोड़ से अधिक है, जिसकी जीडीपी $1.5 ट्रिलियन के आसपास है, जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपीय औसत से 2 गुनी है। यहां तक कि फोर्ब्स 2000 की लिस्ट में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं, जबकि भारत में करीब 700 नॉर्डिक कंपनियां काम कर रही हैं। और अगर नॉर्डिक देशों में भारतीय कंपनियों की बात करें तो उनका भी काफी वर्चस्व है। कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब $19 अरब का है। तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से भी और 5 जो नॉर्डिक देश हैं उनके लिहाज से भी, क्योंकि चाहे आर्थिक व्यापारिक रिश्ते की बात हो या फिर दोनों जो पार्टनर हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो हों, दोनों ही पार्टनर के लिए ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉर्डिक देश 5 नॉर्डिक देश हैं जिनमें कि जिनके साथ कि ये सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं इस सम्मेलन में। और इस बीच तमाम जो ये नॉर्डिक देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें भी चल रही हैं। एक एक करके उन्होंने सभी नॉर्डिक देशों की राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सम्मेलन जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और ऊर्जा, विकास, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो केंद्र में रहने की संभावना है इस दौरे के दौरान और इस नॉर्डिक सम्मेलन में इस पर चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव इटली के रोम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का इटली का 2 दिनों का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। पीएम की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोग प्रसन्नता, आशा और अपेक्षाओं से भरे हुए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर यह उच्च स्तरीय राजकीय दौरा है। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे को लेकर रोम में रह रहे भारतीय सिख समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। इटली में करीब 2 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश सिख समुदाय के लोग हैं। रोम से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इटली के अंदर करीब 1.5 लाख के करीब सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं और आपको बता दें कि इटली की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और ये दौरा भारत और इटली के संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। इटली के डेयरी उद्योग में एक बड़ा योगदान सिख समुदाय का रहा है। भाई जी, कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों को क्या लगता है कि एक नई गहराई और एक नई ऊंचाई मिलेगी इस यात्रा से? बिल्कुल जी, यहाँ का जो डेयरी फार्मिंग का जो किता है वो बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न, ऐसी संधि जड़ी है वो होनी चाहिए देशों की जिसमें डेयरी फार्मिंग का और एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग का ये कोई समझौता होता है भारत के साथ, तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडियन लोग आकर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो इनकी तकनीकें थोड़ी हमारे से अच्छी हैं। तो यहाँ पे काम करने के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हुआ है और अगर समझौता होता है कुछ, तो अगर इंडिया में जाके ये काम करते हैं तो हमारा इंडिया भी और ज़्यादा तरक्की पे पहुँच सकता है। प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो हम सब उनका वेलकम करते हैं। एक तो हमारे समुदाय जो है, हमारे देश के जो इंडिया के सारा समुदाय हैं, उनमें भी खुशी आती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया है और आके वो इन लोगों से बातचीत होती है। इन लोगों में हमारी बात जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है जो यहाँ आए हैं, उन लोगों को भी होता है क्योंकि इंडिया आज डेवलप के रास्ते में जा रहा है। हम इनसे कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं इन कंट्रियों से, क्योंकि हम आगे बढ़ने की रेस में हैं। अभी मैं लास्ट ईयर 25 में गया था और मैंने देखकर जो सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में यहाँ हूँ, इटली में हूँ।
तो एक बहुत बड़ा तब्दीली आई हुई है इस 20-25 साल के टाइम में। तो ये आपने देखा कि रोम में जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि अगर डेयरी क्षेत्र में अगर किसी तरह का समझौता होता है तो उसका फ़ायदा भारत में रहने वाले किसानों को भी होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और इटली के रोम में रह रहे भारतीय ईसाई समुदाय का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के हर एक देश के लिए मिसाल बन गया है। अब विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों को खास तवज्जो दी जाती है। रोम में लंबे समय से रह रहे फादर विजय टोपो ने हमारे संवाददाता नीरज सिंह को बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक शांति के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूती मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विजय जी हैं जो काफ़ी समय से रोम में हैं। दोनों देशों के बीच बड़े गहरे संबंध हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? आदरणीय प्रधानमंत्री के आने से हम ये दोनों देशों में एक तो रिश्ता मजबूत होगा, जिसके चलते हम अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस ना, उसके लिए हम ये दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं। किस तरह का इंतजार है यहाँ पर, खासतौर से भारतीय समुदाय के लोग? एक हर्ष है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले से वो खबर हो चुकी है। एक बड़ी संख्या है यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की और इनका कहना है कि जो इटली के लोग हैं, भारतीय संस्कृति, भारत के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पहुंचाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। में इन दिनों तबले की थाप, भजन और संस्कृत मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। निर्मल हाउस के भीतर इटली के कोने कोने से आए इतालवी नागरिक जुटे हैं, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, योग और दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह की रोम से ये खास रिपोर्ट भी देखिए। रोम की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ऐतिहासिक स्मारकों से दूर भारत को महसूस करने का एक अलग ही आनंद है। इटली के ग्रामीण इलाके में बसे निर्मल हाउस में पूरे इटली से लोग योग, ध्यान, संगीत और आध्यात्मिकता के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये नजारा भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक सेतु बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित हुआ है, तो वहीं इस तरह के प्रयासों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच संस्कृति और आपसी मानवीय जुड़ाव भी तय हो रहा है। Somehow yoga is a universal योग एक सार्वभौमिक भाषा है, इसलिए यह हमेशा से ही मनुष्यों के भीतर मौजूद रही। यह केवल हमारी सोच और संस्कृति की बनावट के कारण अब तक छिपा हुआ था। सौभाग्य से भारतीय समाज और संस्कृति ने इसे मानवता के विकास में एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा। and culture maintained it. यहाँ मौजूद कई लोगों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये उस प्राचीन ज्ञान की जन्मभूमि है जो आज भी महाद्वीपों के पार अपनी पहचान रखता है। किसी ने बरसों पहले योग की शुरुआत की थी, तो किसी को जीवन के कठिन दौर में ध्यान का सहारा मिला। लेकिन आज ये सभी भारत के बारे में बेहद सम्मान, गर्मजोशी और गहरी श्रद्धा के साथ बात करते हैं। योग का जन्म भारत में हुआ था। मुझे लगता है कि योग मेरे खून में है या मुझ में समाया हुआ है, या ऐसा कुछ है जिसे मैं अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये जुड़ाव यहाँ हर तरफ साफ दिखाई देता है। तबले की थाप में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बेहद सधे हुए अंदाज में सीखी गई मुद्राओं में और सामूहिक ध्यान की उस गहरी शांति में। कई प्रतिभागियों के लिए जो सफर दशकों पहले शुरू हुआ था, वो अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में जब भारत और इटली व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ध्यान और योग के प्रति लोगों का लगाव दोनों देश के लोगों में एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी जन जन का जुड़ाव, एक ऐसा सांस्कृतिक संबंध
जिसे समझौतों या आधिकारिक बयानों के जरिए नहीं नापा जा सकता। आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हो रही है। इटली में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारतीय योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि योग उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और उनके मन को स्थिरता देता है। यही कारण है कि आज सहज योग इटली के हजारों लोगों के मन में बसा हुआ है और मानसिक शांति के लिए वो इस योग को लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत इटली आर्थिक संबंधों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो भारत इटली आर्थिक संबंध काफी महत्वपूर्ण है। ईयू में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है इटली, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। 2025 में 14.25 बिलियन यूरो द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। 2025 में भारत का निर्यात जो रहा वो 8.55 बिलियन यूरो का रहा, तो ये महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से, और भारत के पक्ष में है ये व्यापार का संतुलन। ये 2.85 मिलियन यूरो से भारत के पक्ष में संतुलन है। 2025 में भारत को इटली का निर्यात रहा 5.70 बिलियन यूरो, तो भारत का थोड़ा ज्यादा है। 2029 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है, भारत और इटली ने। द्विपक्षीय व्यापार को अब 20 बिलियन यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। और इटली का 14वां सबसे बड़ा आयात स्रोत भारत ही है, तो इससे भी भारत का महत्व इटली के लिए आप समझ सकते हैं। भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में इटली ने मान्यता दी है, क्योंकि भारत से इटली के प्रगाढ़ संबंध हैं। 2025 में सेवाओं का व्यापार 1.33 बिलियन यूरो रहा। यह सर्विस सेक्टर की बात थी। और अब आपको बताते हैं कि भारत और इटली एक दूसरे के देश में कितना निवेश करते हैं। भारत में इटली के निवेश की सबसे पहले बात करते हैं तो अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2025 में एफडीआई में इटली 19वें स्थान पर था। तो भारत में इटली के निवेश का डेटा देखिए। अप्रैल 2000 सितंबर 2025 में 3.66 अरब यूरो का निवेश हुआ। एफडीआई में इटली 19वें स्थान पर है भारत के अंदर, यानी इटली का स्थान जो है वो 19वां है। ऑटोमोबाइल में 29.8%, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि सिर्फ इटली का ही 29.8% है। ट्रेडिंग में निवेश जो है ये 17.1% है इटली की तरफ से भारत में। औद्योगिक मशीनरी में 5.6% का निवेश है भारत में इटली का। और सेवाओं में यानी सर्विस सेक्टर में जो निवेश है वो 5.1% है। तो ये डेटा आपको बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिकल उपकरण में 4.6% का निवेश भारत में इटली का है। इटली की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। जनवरी से जून 2025 में 500 मिलियन यूरो से भी ज्यादा का निवेश किया गया। भारत में लगभग 800 इटालवी कंपनियां मौजूद हैं जो कि यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। फैशन है, परिधान है, कपड़ा है और कपड़ा मशीनरी से जुड़ी कंपनियां ये हैं। इनमें बहुत सारी कंपनियां और भी दूसरे क्षेत्रों से भी, ऑटोमेटिव है, रसायन है, ऊर्जा से जुड़ी कई कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि इटली में भारतीय निवेश की बात करते हैं कि इटली में भारतीय निवेश कैसा है। तो लगभग 490 मिलियन यूरो का प्रत्यक्ष भारतीय निवेश यानी एफडीआई वहां पर है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में मुख्य तौर पर भारतीय कंपनियों का इटली में निवेश है। टाटा मोटर्स, जाना माना नाम, सबसे बड़ा नाम, द्वारा इवेको ग्रुप का 3.8 बिलियन यूरो का अधिग्रहण भी किया गया। कई प्रमुख भारतीय कंपनियों का वहां पर निवेश है इटली में, जिसमें कि सीधा निवेश एफडीआई भी शामिल है। टीसीएस, महिंद्रा, रैनबैक्सी, सन फार्मा समेत कई कंपनियां हैं। इसमें देखिए आप टेक्नोलॉजिकल कंपनी हैं, फार्मेसी कंपनियां हैं। लगभग 490 मिलियन यूरो का एफडीआई। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री
पेटेरी ओरपो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है? हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं नॉर्वे से। अखिलेश, सबसे पहले तो ये बताइए, जो ये नॉर्डिक देशों का जो सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं, उससे पहले द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रधानमंत्री ने की हैं, कितना महत्वपूर्ण? कुछ तो डेटा हम दिखा रहे थे, कुछ आप हमें बताइए कि नॉर्डिक देशों के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाग लेना कितना महत्वपूर्ण और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको कि चिन्हित किया गया इस सम्मेलन में फोकस वाला क्षेत्र? देखिए, सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नेताओं से मिल चुके हैं। उनमें एक है आइसलैंड की प्रधानमंत्री, उनमें दूसरे हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री, उनमें तीसरे हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। तो तीनों नेताओं से जो सम्मेलन होना है, ये तीनों नेता जो है वो नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके पहले कल देखिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई, और उसके पहले स्वीडन में जब थे तो स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात हुई। तो 5 जो नॉर्डिक देश हैं, उन 5 नॉर्डिक देशों से नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के पहले अलग अलग बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपन्न कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं जहां अभी खड़ा हूं वो यहाँ का मीडिया रूम है, जो जिसे कहते हैं सिटी हॉल, ओस्लो सिटी हॉल है। ओस्लो सिटी हॉल के जो मीडिया रूम है नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए, वहां पे हम हैं अभी। और इसी में जब भूतल पे वहां पे बातचीत होगी, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कि नॉर्डिक देशों के 5 प्रधानमंत्री, जिनका अभी मैंने नाम लिया, वो 5 प्रधानमंत्री रहेंगे, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अधिकारी, शीर्ष स्तर के अधिकारी इन 5 देशों के उसमें शामिल रहेंगे। तो जो नॉर्डिक देशों का ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। एक शिखर सम्मेलन पहले स्वीडन के स्टॉकहोम में हो चुका है, उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क में हो चुका है, और ये तीसरा शिखर सम्मेलन नॉर्वे के ओस्लो में हो रहा है। ये जो सारे जो 5 देश हैं नॉर्डिक देश, ये 5 नॉर्डिक देश को माना जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले इंसान इन्हीं 5 देशों में रहते हैं। तो मैं तो कह रहा था कि कुछ मुस्कान हमें भी दे दीजिए। तो निश्चित बिल्कुल हैप्पीनेस इंडेक्स वहां का बहुत ऊपर रहता है, सबसे ऊपर बल्कि उन्हीं का रहता है। जी, तो ये जो नॉर्डिक देश है, अगर इनके साथ मिलके हमें भी कुछ खुशी मिल जाए, और इनकी खुशी के पीछे भी एक कारण है। इनके पास जो है वो प्राकृतिक संपदा तो है ही, इसके साथ साथ जो इन्होंने जो यहाँ की प्रकृति के साथ संघर्ष करके अपने आप को विकसित किया है, ये सारे बर्फीले देश हैं। लोग कहते हैं यहाँ की हर दिन 4 ऋतुएं यहाँ होती हैं, बरसात भी होता है, गर्मी भी होती है, उसके बाद ठंड भी होता है, और स्प्रिंग सीजन भी कभी कभी हर दिन आ जाता है। तो हमें भी कभी कोट पहनते हैं, कभी ओवरकोट। तो इस तरह की स्थितियां होती है यहाँ। तो ये जो 5 नॉर्डिक देश है, इनके साथ जो देखिए प्रमुख बात ये है कि ये जो क्लीन टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले देश हैं। तो ये जो क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पास है, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी आजकल काफी महत्वपूर्ण हो गया है, खास करके जब से ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो संघर्ष छिड़ा है। अभी भी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब है हार्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर रखा है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, जिसमें कि क्रूड ऑयल और गैस के थ्रू हमारा काम चलता है, उसके अल्टरनेट के रूप में, उसके विकल्प के रूप में ये ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत ही आम है, और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इनके पास है जो हमसे ये साझा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके पास प्रचुर फंड भी है, जो जिसे ये सोवरेन फंड कहते हैं। ये ट्रिलियन में इनके पास सोवरेन फंड है। ये सोवरेन फंड अगर हमारे यहाँ निवेश होता है तो निश्चित तौर पर हम जो विकसित भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक, तो 2047 तक के विकसित भारत के लिए हमें तकनीक भी चाहिए, हमें वित्तीय सहायता भी चाहिए, और हमें साथ मिलकर ऐसे देश के साथ काम करना चाहिए जिसके साथ कोई बहुत ज्यादा इफ एंड बट ना हो। ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इस मामले में भी हमारा इनके साथ संबंध है। और इसके साथ साथ देखिए ये कार्बन जो कैप्चरिंग का मामला है, कि कार्बन कैप्चर करने की इनके पास तकनीक है। हम तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ कार्बन का उत्सर्जन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इस कार्बन उत्सर्जन को रोक सके। तो ये जो तकनीक है, ये सारी तकनीक इनके पास है, जिससे कि हम, और इसके अलावा एक खास बात ये बता दूं मैं, ये जो सारे आर्कटिक देश हैं, आर्कटिक में हमारा नॉर्वे के हिमाद्री, आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री हमारा एक रिसर्च सेंटर, परमानेंट रिसर्च सेंटर है। तो आर्कटिक की जो संपदा है
उस संपदा का कैसे दोहन हो सकता है बिना पर्यावरण के नुकसान के, इस पर भी साइंटिफिक रिसर्च काफी चल रहे हैं, जिसमें भी भारत भी शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए हमारे काफी हितों के अनुकूल। इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा है अखिलेश जी, वो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के है, और ऊर्जा सुरक्षा में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि तेल और गैस से हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस सम्मेलन के दौरान ये नॉर्डिक देशों का भी और भारत का भी, और भारत के लिहाज से तो कुछ ज़्यादा ही ये फोकस रहेगा। निश्चित तौर पे ये फोकस है, और जैसा कि हमने देखा कि कल नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता हुई, उस शिखर वार्ता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय किया गया ये नॉर्वे के साथ। ये इसके पहले डेनमार्क के साथ हमने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखा है। तो नॉर्डिक के जो दो देश हैं उनके साथ हमने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। मतलब ये काफी अहम है। अभी तक जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते थे उसमें खास तौर पे राजनीति की बातें, सामरिक सुरक्षा की बातें, ये सब बातें होती थी, लेकिन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हमारा पूरा एम्फेसिस इसी बात पे है कि किस तरीके से हम जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, हरित तकनीक में हम इनके साथ संबंध कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि शिपिंग, जो ग्रीन शिपिंग है, ग्रीन शिपिंग की इनके पास महारत है। उस ग्रीन शिपिंग में जो तकनीक के ये उपयोग करते हैं उससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, उसमें ऐसे पदार्थों का उपयोग होता है जिससे कि पर्यावरण प्रभावित न हो। तो इस चीजें हैं इनके पास, इन तकनीक से हमें जो है अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल। और आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, तो नॉर्वे का जो ये नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो में जो होना है, उसमें किन किन मुद्दों पर आखिरकार बात बनती है, उस पर आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जुड़ने के लिए। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां फाल्ता में 21 मई को होने वाले मतदान से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान ही छोड़ दिया। जहांगीर खान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आधिकारिक घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने यह बड़ा ऐलान ठीक उसी दिन किया है जब चुनाव प्रचार का शोर थम रहा है। जहांगीर खान वही टीएमसी उम्मीदवार हैं जिनका कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ तीखा विवाद हुआ था। तो चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले ही जहांगीर खान पीछे हट गए और जहांगीर खान बहुत ज्यादा चर्चित रहे थे। कहा था पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। वो चाहे अजय पाल शर्मा जितना भी सिंघम बन ले, मैं पुष्पा हूं, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन लग रहा है कि चुनाव से पहले ही वो झुक गए और नाम अपना वापस ले लिया जहांगीर खान ने फाल्ता सीट से। फाल्ता सीट पर जो मतदान है वो 21 तारीख को, 21 मई को मतदान होना है, क्योंकि वहां पर जब गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी तो चुनाव आयोग ने इस पूरी विधानसभा के चुनाव को
पुनर्मतदान के लिए रख दिया था 21 मई को। 21 मई को जब मतदान होना है, पुनर्मतदान होना है, तो आज 19 मई है, तो आज ही शाम 5 बजे तक का प्रचार चलता। लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया। और ये जहांगीर खान वही थे जिन्होंने कहा था पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि झुक गए, और कोई ना कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से वो हट गए चुनाव मैदान से। तो टीएमसी के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा झटका। हालांकि ये भी बात है कि जहांगीर खान ने अगर मैदान छोड़ा है तो जहांगीर खान ने अगर ये फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है पार्टी से शायद सलाह मशवरा करके ही लिया होगा। लेकिन टीएमसी के और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के इस फैसले के बाद बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी का कहना है कि टीएमसी कमजोर हो चुकी है। अब उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ममता बनर्जी के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है। इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है, और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जग गया है। अब बात कोई सुन नहीं रहा है। उनका पार्टी खत्म हो चुका है। उसका पार्टी में सांसद एमएलए होने के बावजूद भी उसका पार्टी पूरा खाली है। लेकिन मैदान छोड़ने के पीछे वजह क्या रही, इसके बारे में जानने के लिए सीधे कोलकाता चलते हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबके मन में यही सवाल है कि पुष्पा झुक कैसे गया, क्योंकि उन्होंने बोला था पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, चाहे वो जितना भी सिंघम बन लें अजय पाल शर्मा। क्या इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या टीएमसी से संपर्क करके, टीएमसी के बड़े नेताओं से बात करके पीछे हटे हैं, या अपनी तरफ से ऐलान किया? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ बताया है? लाल जी देखिए, कल ही 24 घंटे पहले ही जहांगीर खान कोलकाता हाईकोर्ट गए थे कि उनको इलेक्शन के पहले कुछ उनको किया ना जाए, और उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से उनको रक्षा कवच भी उनको मिला था। ऐसा नहीं है कि मिला नहीं। और फिर आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता में रोड शो किए। उनका रोड शो था, तो वो रोड शो लगभग आप मान लीजिए 1.5 घंटा हुआ कि नहीं। 1.5 घंटे के बाद जहांगीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने जो पहली लाइन शुरू किया वो क्या था? वो था मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज दिया है, वो बहुत बढ़िया पैकेज है। अच्छा। तो उसके लिए वो फलता के लोगों के हित के लिए वो हट जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके पुष्पा वाला डायलॉग से मैच नहीं खा रहा है। और इधर कुणाल घोष ने क्या कहा? कुणाल घोष ने कहा कि डायमंड हार्बर फलता में जब भी जहांगीर खान रोड में निकलते थे तब भी बॉस बॉस करके सारे सराउंडिंग से डिजिटल डीटीएस साउंड का एक आवाज मिलता था। तो वो अच्छा बोल सकेंगे क्योंकि वो डायमंड हार्बर है, वो अभिषेक बनर्जी का इलाका है। तो इसमें जो बोलना चाहे वो अभिषेक बनर्जी अच्छा बोल पाएंगे कि पुष्पा आखिर क्यों झुक गया। तो ये जो सारी बयानबाजी है, कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि असल में जो बीजेपी के लॉकेट चटर्जी बोल रहे हैं, या फिर सुभाष सरकार, या फिर सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं कि टीएमसी के पास हालात तो 80 एमएलए अब भी है, कॉर्पोरेशन अब भी है, म्युनिसिपैलिटी बॉडीज अब भी है, लेकिन जो लोग टीएमसी के थे वो टीएमसी के साथ कितने हैं, इस पे सवाल खड़े हो रहा है। कहीं ना कहीं जाके सब अब जहाज छोड़ने की बात करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है लाल जी, आप मान लीजिए अभिषेक बनर्जी को नोटिस पहुंचा। नोटिस कहां से पहुंचा? कोलकाता पुरसभा से पहुंचा। मेयर कौन है? फिराद हाकिम है। फिर नोटिस कैसे पहुंचा? किसी को जानकारी नहीं था। तो आज फिराद हाकिम ने यह कहा है कि पूरा मुझे सच में कोई जानकारी नहीं था, और पूर्व कमिश्नर स्मिता पांडे को ये इख्तियार है कि वो नोटिस भेज सके। ये बात आप कर रहे हैं कोलकाता नगर निगम के नोटिस की, ठीक है। आप जब अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान का नाम लेते हैं तो एक मॉडल भी सामने आता है, डायमंड हार्बर मॉडल। इस पर हमने बात भी बहुत की थी। ये डायमंड हार्बर मॉडल जो है, क्या जो बात आपने उठाई कि क्या टीएमसी के बहुत सारे लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति है क्या, और ये मैदान छोड़ना क्या उसी भगदड़ की स्थिति को दिखाता है? क्योंकि और भी कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि टीएमसी से छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे प्रवक्ता जो टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के ना जाने क्या क्या बोल जाते थे, वो सब बैकआउट कर रहे हैं।
वो तो पहले जो जीते थे उन विधायक दलों का जो मीटिंग हुआ था वहीं पर तो 10 विधायक नहीं आए थे पहले बैठक में। ये भी तो बात उसके बाद से भी जो घटना यहाँ पर एक एक बात घट जा रही है, कहीं ना कहीं जाके ये लग रहा है कि टीएमसी जिस मशीनरीज की बात करते थे वो मशीनरी ठप हो गया है, कोई निकल नहीं रहा है क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। ये एक भी मुद्दा जो अगर जनता साथ नहीं है तो आप कोई विरोधिता भी नहीं कर सकते, कोई विरोध भी नहीं कर सकते। वो जो भी कर रहे हैं उसमें जनता की सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछले 15 साल से चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो घोटाले हो, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, विकास का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर जनता के हित के लिए जो काम किया गया ऐसा कुछ किया नहीं गया। उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आज टीएमसी को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि एक बात आपसे जरूर समझना चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल ये मामला है कि देखिए आज प्रचार का अंतिम दिन है, आज बैकआउट कर रहे हैं, अब नाम तो वापस नहीं ले सकते क्योंकि ईवीएम में सब जगह नाम चला गया। क्या कुछ उन्होंने अपील की है अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से कि किसको वोट दीजिएगा जब मैं मैदान में ना रहूंगा? और इसके बाद बैकआउट करने के बाद अब फलता सीट पर इक्वेशन कैसा रह गया इलेक्शन का? देखिए, जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बार बार यही पूछा जा रहा था, लेकिन वो अपने कुछ रटे हुए लाइन से उसमें ही वो सीमित रहे हैं, उसके बाहर वो निकले नहीं है। और दूसरी बात ये सही बात है कि फलता का री इलेक्शन जो हो रहा है, जो वो इलेक्शन में कैंडिडेट्स चेंज नहीं हुए, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन तब की थी जबकि दूसरी चरण में फलता का इलेक्शन था, तभी का नॉमिनेशन था। तो वो आप कह रहे हैं कि हम हट गए हैं, लेकिन इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। उस फलता में जाहिर सी बात है कि इसमें बीजेपी के लिए मैदान और साफ हो जाएगा। अभी आप बने रहिएगा क्योंकि अभी आप जो नोटिस का जिक्र कर रहे थे उससे जुड़ी एक स्टोरी दिखा देते हैं, फिर आपके पास मैं लौटता हूं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिस नोटिस की अभी हम बात कर रहे थे, कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी कम से कम 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। कोलकाता नगर निगम का यह नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया है। कोलकाता नगर निगम की एक विशेष टीम ने अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलीशान आवास शांति निकेतन पर दस्तक दी और वहां धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। यह नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया है। सौरभ दत्ता जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ दत्ता, बताइए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 4 लोगों के नाम लिए थे, संपत्तियां भी गिनाई थी, इसके नाम इतनी संपत्ति, इसके इतना, उसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम था। 17 संपत्तियों को लेकर यह नोटिस है। कुछ तो हमने बताया कि क्या क्या मामला है और इस नोटिस में क्या खास है, कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है नोटिस चस्पा करने के साथ साथ? ये नोटिस जो भेजे गए हैं, 17 जो नोटिस है वो अभिषेक बनर्जी और उनके करीबों के नाम पर जो नोटिस कोलकाता पुरस्कार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एनलिस्टेड है उन लोगों को, उन सारे प्रॉपर्टीज को भेजे गए हैं। उसमें अभिषेक बनर्जी की माता लता बनर्जी का भी नाम है और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी का जो कंपनी है जो लिप्स एंड बाउंड्स, उनके 9 प्रॉपर्टीज अलग से है। जो 9 नंबर बोरो जो होता है, एक कॉर्पोरेशन के अंदर बोरो होता है, वो बोरो ऑफिस कहते हैं हम लोग। बोरो ऑफिस के तहत 9 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जहां पर लिप्स एंड बाउंड्स का प्रॉपर्टीज है, उनको भी नोटिस भेजा गया है। जो कॉर्पोरेशन का कहना है कि इसमें इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ये सारे नोटिस हैं। 407 एक सेक्शन है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, जिसमें जानकारी मांगी जाती है। उसके तहत एक नोटिस है कि आपने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया है, एक तरफ से ये घोषणा है, और दूसरी तरफ से दूसरी और एक नोटिस है जो काफी अहम माना जा रहा है, जो 400 सेक्शन सब क्लॉज 1 के तहत उनको भेजा गया है। वो काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि उसमें ये तय है पुरस्कार कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर है और वहां पे 7 दिन का समय सीमा दिया गया है, सो कॉज नोटिस मांगा गया है। और अब बंगाल की जनता हैरान नहीं होगी अगर अभिषेक बनर्जी के घर तक भी बुलडोजर पहुंचता है। बिल्कुल हो सकता है। शुक्रिया फिलहाल आपका, लेकिन ऐसी खबरें कोलकाता से और पश्चिम बंगाल से आती रहेंगी और हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मामला कोलकाता से ही है।
पश्चिम बंगाल से ही। दरअसल कोलकाता के आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में भी बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महान और सकारात्मक कदम करार देते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिस्टर अभया के दोषियों की जल्द पहचान और उन्हें कड़ी सजा दिलाने का संकल्प भी व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जिनमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, पुलिस उपायुक्त उत्तरी डिवीजन अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त मध्य डिवीजन इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। अधिकारियों के निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा करने का आदेश दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी दौरों में कटौती पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली बचत उपायों, पेपरलेस ऑफिस और ई ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर भी जोर दिया है। वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें गिरी आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। निचली अदालत से राहत के बाद खुद को पीड़ित बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई कानूनी फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक को यह नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में इन सभी से जवाब मांगा है। 4 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक की तरफ से किसी ने भी अदालत में उनका पक्ष नहीं रखा। तो हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि इन सभी नेताओं के सोशल मीडिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी का निधन हो गया है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे जनरल बीसी खंडूड़ी के निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। भारतीय सेना में सेवा के बाद राजनीति में आए उन्होंने ईमानदारी, सुशासन और जन सेवा के लिए खास पहचान बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राष्ट्र सेवा और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण बताया और उनके योगदान को याद किया। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं स्वर्गीय बीसी खंडूड़ी के सहयोगी उमेश त्रिपाठी ने बताया कि स्वर्गीय खंडूड़ी जैसा नेता उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मैं 91 से था। मैंने आज तक बहुत नेता देखे हैं, लेकिन जनरल भुवन चंद खंडूड़ी जैसा आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। इतने साफ सुथरे, ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान, पार्टी के प्रति समर्पित और देश के हित में काम करने में उनका लगाव, और ऐसा नेता मैं नहीं समझता भविष्य में कोई दूसरा बन पाए।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवा देने के बाद उन्होंने जन सेवा के लिए ईमानदारी, सादगी, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के तथा उत्तराखंड के विकास, सुशासन और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। मैं उनके शोक संतप्त परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन उत्तराखंड एवं भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। 3 दशकों से अधिक समय तक सेना में अपनी सेवाएं देने वाले बीसी खंडूरी जी आजीवन राष्ट्र प्रथम के संकल्प के प्रति समर्पित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शोक की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ खड़ा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। आगे की खबरों में, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का आज 3रा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त और विदेश मंत्रालय के सचिव ईस्ट रुद्रेंद्र टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आज 3रे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 2024-26 बैच के कुल 219 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इसमें वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित 14 देशों के छात्र शामिल हैं। समारोह में 8 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए, जिनमें 7 छात्राएं भी शामिल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 17 और 18 मई को शास्त्रार्थ 2026 का भी आयोजन किया गया था। पहली बार शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को औपचारिक रूप से अपने शैक्षणिक कैलेंडर में शामिल किया गया है। इनके विजेताओं को भी दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि बिहार ही नहीं, देश के गौरव को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान और शांति की धरती है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान यही प्राप्त हुआ। Nalanda represented a remarkable idea that knowledge must remain open to dialogue, connected across disciplines, and ultimately directed towards larger well-being of humanity. That idea remains deeply relevant in the 21st century. Nalanda is also very close to the holy place of Bodh Gaya, where Gautama Buddha attained enlightenment. I am sure the learning from this great university will spread far and wide across continents. बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के समापन के केवल 9 दिन बाद ही दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के बाद मुख्य अतिथि द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। डीडी न्यूज के लिए बिहार से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। आगे की खबरों में, कैन्स के रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि वृंदावन की भक्ति और भारतीय संस्कृति की भी झलक दिखाई दी। वृंदावन की कलाकार आरती खातेरपाई ने कैन्स 2026 में अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचा। पॉकेट साइज भगवत गीता के साथ आरती ने रेड कारपेट पर सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट किया। ग्रैमी नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट साउंड्स ऑफ कुंभा से जुड़ी आरती का कैन्स के ग्लोबल मंच पर भारत की आध्यात्मिक पहचान का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
मेरे साथ एक ऐसी कलाकार जिन्होंने कान के रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फैशन हाउसेस को साथ में रखते हुए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को पेश किया। बहुत बहुत स्वागत है आती है हमारा डीडी न्यूज पर हमसे बात करने के लिए। यकीनन व्हाट अ मोमेंट, एक ऐसा पल था शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किस तरह से आप देखती हैं कि कान के रेड कार्पेट पर कृष्ण प्रेम को इस तरह से प्रस्तुत करना, भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को प्रस्तुत करना, कैसे आपने निश्चय किया कि ऐसा कुछ करना है मुझे? मैं ना बचपन से जब अपना करियर शुरू करी थी तब मुझे यही रियलाइज हुआ, ठाकुर जी आप जो भी करवा रहे हो सब आप ही को अर्पित करूंगी मैं, कृष्णाय अर्पणमस्तु। इसीलिए कैंस का रेड कार्पेट उन्होंने दिलाया, बुलाया भी कैंस को, कैंस में उन्होंने ही। तो अब बस यही कोशिश है कि जहाँ भी ठाकुर जी मेरे को लेकर जा रहे हैं वहाँ पे हरि नाम हो, हरि नाम का प्रचार हो, ठाकुर जी के गुण गाए जाएं। आरती क्षेत्रपाल नहीं, दिस इज कृष्णाज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सनातन धर्म रिप्रेजेंटेशन। मुझे बस ठाकुर जी ने एक निमित्त बनाया है और अगर जब भगवान किसी को वो निमित्त बनाते हैं तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर इट बैक टू हिम। कान के रेड कार्पेट पर गीता और कृष्ण भक्ति का मंचन, ये शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आरती क्षेत्रपाल ने ये मुमकिन कर दिखाया। आरती, ग्रैमी नॉमिनेटेड साउंड्स ऑफ कुंभ से कान की यात्रा, किस तरह से इसको देखती हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप यकीन नहीं मारोगे, कुंभ मेला में मैं अकेले गई थी और मैंने कहा भगवान अकेले जा रही हूँ कुंभ के मेले में, कोई खोएगा जाएगा पता नहीं क्या होगा। और वहां पे ठाकुर जी की कृपा से 3 बार मैंने 108 बार डुबकी लगाई और मैंने कहा कि ठाकुर जी अब मेरी हर एक बार जब डुबकी लगाई थी तो मैं एक अपना विश मैनिफेस्ट करती थी। यू विल नॉट बिलीव इट, आई डिड नॉट हैव 108 विशेस टू कंप्लीट। और उसी से साउंड्स ऑफ कुंभ एक एल्बम है जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई, उसमें भी बालकृष्णा पर एक गाना है, उस गीत में ठाकुर जी ने मुझे फीचर दिया और वो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई। तो ग्रैमी में भी इसी साल जनवरी में जब हम गए तो यही किया कि कृष्णाय अर्पणमस्तु, आप ही का परचम लहराना है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय धुनों की और कृष्ण की यही शक्ति है कि वो किसी को भी अपने साथ जोड़ लेती है। और आज सीमाओं को पार करते हुए भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच पर जिस तरह से प्रस्तुत की गई, यकीनन ये तस्वीरें और ये आवाज हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन्स की कुछ और आवाजें आपको दिखाते सुनवाते हैं। कभी गुजरात के छोटे से गांव में बैठकर फिल्मों का सपना देखने वाला एक बच्चा आज दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का जादू फैला रहा है। उनकी फिल्म लास्ट फिल्म शो जापान में धूम मचाने के बाद अब फ्रांस के सिनेमाघरों तक पहुंच चुकी है। फिल्म निर्देशक पैन नलेन अपनी जुबानी इस बारे में बता रहे हैं कैसे इस कहानी ने दुनिया को फिर से सिनेमा से प्यार करना सिखाया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पैन नलेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। फ्रांस के थिएटर्स में फिल्म रिलीज होने जा रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि है फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री रह चुकी है और अब ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिलीज होगा फ्रांस में फॉर एक गुजराती फिल्म के लिए, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100+ थिएटर में रिलीज होने जा रही है, तो हम तो खुश हैं क्योंकि हम 72 कंट्री में अभी तक रिलीज करके आ रहे हैं। जब से नेशनल अवार्ड जीता है तब से चल ही रहा है। तो एक बात इससे क्लियर होती है कि इंडियन स्टोरीज जो है, हमारी कहानियां लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बड़े स्टार देखना चाहते हैं, बड़े स्टूडियो वाले देखना चाहते हैं। अगर दिल से अगर कहानी बनाओ तो मैंने तो देखा है, हमने ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब जगह पे रिलीज कर चुके हैं। और अभी फ्रांस का एग्जाम्पल है, थिएटर वाले सामने से फ़ोन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि हमें चाहिए ये फिल्म के हम शो लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है, यू नो। द लास्ट शो, किस तरह से देखते हैं कि ये एक बच्चे के सिनेमा से प्रेम की कहानी है, यू नो, ये एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है, एक सकारात्मक सोच है कि सिनेमा की कहानी आज भारतीय सिनेमा को एक नए पैदान पर लेके जा रही है। हमारा लॉन्गेस्ट रन है जापान में 30 वीक्स, तो हमारे उसके पहला का जो रिकॉर्ड है वो रजनीकांत जी का है। सो यू कैन इमेजिन, यू नो। तो ये फिल्म
का जो सक्सेस कमर्शियल भी है, इसकी वजह से कान फेस्टिवल में इधर मैं अपनी दूसरी फिल्म माउंट कर रहा हूँ उसके बल पे। किस तरह से देखते हैं भारत और फ्रांस भी एक मंच पर आ रहे हैं सिनेमा के जरिए, और ये जो सह निर्माण और जो साथ में काम करने की जो बात है, दो देशों को जोड़ता हुआ सिनेमा, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सिनेमा के लिए? ये इसके बिना इंटरनेशनल मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फ्रांस बहुत सारे देशों के साथ को प्रोडक्शन करता है और भारत के साथ ट्रीटी है। मेरी खुद की फिल्म चेलो शो इंडिया फ्रांस को प्रोडक्शन है, ट्रीटी के अंदर बनी है, तो उसके बहुत एडवांटेज भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन आज भारतीय फिल्में, भारतीय कहानियां ना सिर्फ दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में डंका उनका बज रहा है, बल्कि वैश्विक सिनेमा घरों में भी वो दर्शकों को जुटाने में सफल हो रही हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा। सीधे लिए चलते हैं आपको जगदलपुर छत्तीसगढ़, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लाल आतंक के दंश से सारा देश परेशान था, समूचा बस्तर देश में सर्वाधिक परेशान था। सारे देश का 80% छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का 80% बस्तर में माओवाद का आतंक था। आश्चर्यजनक ढंग से, परंतु हम सब ने ये देखा है अपनी आंखों से और अपने हाथों से, जैसे किसी चीज को छुआ है इस तरह से, कि इस पूरे ही लाल आतंक के विषय को समझकर, ध्यान करके, मैं सुनता हूं, इस बात को आपके सामने रखता हूं कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में जिस समय गृह मंत्रालय को संभाला था, उसी समय ये कहा था कि ये जो 3 डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का और नक्सल का है, ये तीनों समाप्त होने चाहिए। तीनों देश के वो क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से जैसे कि दूसरे क्षेत्र देश के हैं, और ये तीनों सेक्शन समाप्त होने चाहिए। ये हम सबको भी स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में सरकार बनने के बाद ही, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद ही माननीय अमित शाह जी का लगातार मार्गदर्शन, लगातार उनकी प्रेरणा हम सबको मिलती रही है। बस्तर के लोग वहाँ जा कर के अपने दर्द को भी बताए हैं, और उसके बाद लगातार केंद्रीय एजेंसियों से, एनटीआरओ से, डीआरडीओ से, आईटीबीपी के बम डिस्पोजल स्क्वाड से, एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड से और आईटीबीपी के टेक्निकल सेक्शन, सबका साथ हमको लगातार मिलता रहा। हमको 15,000 आवास मिले, हमको आयरन ब्रिज मिले, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होते रही हैं, और हमने ये देखा है कि संकल्प लेना बड़ी बात होती है, धरातल पर उसे उतार लेना बड़े सामर्थ्य की बात होती है, परंतु 31 मार्च 2026 नियत तिथि तक समस्त नक्सल कैडर समाप्त हुआ है। और मैं आज बड़े ही गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में हम माननीय अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में विराजमान हैं, हमारे एचएस होम और डायरेक्टर आईबी वो भी मंच पर विराजमान है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आप सभी का गृह मंत्रालय की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औधार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सब के लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है।
मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026, सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब से नक्सलबाड़ी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे थे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद था। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए, मगर वहां नक्सलवाद नहीं हुआ और वो क्षेत्र धीरे धीरे शहन आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे, वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को केरल जितने बड़े भूभाग के बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे।
क्या है ये वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जहाँ पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहाँ पर विकास पहुँच जाएगा और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की थी। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं और ये शहीद वीर गुंडादूर सेवा डेरा ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे।
मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर में, जगदलपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा। विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर टोलियां आई थी और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उसमें एक बहुत बड़ी टोली पुनर्वास स्वीकारे हुए हमारे सरेंडर नक्सल भाइयों बहनों की भी थी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोड मैप बनाया है और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि
और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा। और यहाँ से देश भर के माओवादी विचारधारा के अनुयायियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य, परस्पर सहयोग और विकास की अवधारणा ही व्यक्ति के विकास का आधार बन सकते हैं। हिंसा से किसी का विकास नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न गांव का, न क्षेत्र का। और ये हमने आगे देखा है। नक्सलवाद गरीबी के कारण फैला था, वो भ्रांति को दूर करने का काम शहीद वीर गुंडा दूर सेवा डेरा करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जब ये क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहाँ से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहाँ स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े थे। यहाँ सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था। यहाँ अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था। और यहाँ बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है। भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। मित्रों, कितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहने के बाद न जाने कितने युवा सुरक्षा अधिकारियों की शहीदगी के बाद न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के जीवन अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है, वो विकास का सूर्योदय हुआ है। और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूं। मित्रों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर, वो विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। तो तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करनी चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है। और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से कई बार मैं बोल चुका हूं, मगर फिर से कहना चाहता हूं कि ये
नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया, वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है। वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं, वो जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं, उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। पीछे पीछे सवाल है, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बस्तर के लिए दिल्ली से इतना पैसा चला है कि हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार हो सकती थी। क्या हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार खड़ी हो सकती थी? इतना पैसा दिल्ली से चला है, ऐसा बचपन से हम सुनते आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ इस तरह की परिस्थिति ही नहीं थी कि विकास हो पाए। अब रोड बन गया, अस्पताल बन गया, मोबाइल टावर आ गए, गांव में पानी पहुंचने लगा है, स्कूल पहुंचने लगा है और स्किलिंग भी हो रहा है, तो समृद्धि अपने आप आएगी। सरकार मारुति गाड़ी नहीं भेज सकती, सरकार व्यक्ति को इसके योग्य बना सकती है जो अपनी मारुति खरीद पाए, वो हम सुनिश्चित करेंगे। बस्तर मुक्त धन्यवाद हो गया बेटी। बस्तर नक्सल मुक्त तो हो गया। विवाद नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर। आगे बढ़े सर। बस्तर नक्सल मुक्त हुआ, इसके लिए आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई। आपने बस्तर को सर्वश्रेष्ठ बस्तर बनाने की दिशा में जो 2030 का जो विजन दिया है, उस विजन के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री 31 का 5 साल, हम 26 में है, 31 में। ठीक है, नहीं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं होगा, कृषि आधारित विकास हम करेंगे। ऐसे में बस्तर के विकास का मॉडल आप क्या वो कर रहे हैं और बस्तर के अभी लोग आज मैं आपके सामने शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का परिचय करने के लिए हूं। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को सक्षम बनाकर उनका स्किल डेवलपमेंट कर स्वरोजगारी और डेयरी के माध्यम से समृद्ध कराने की हमारी ये योजना है। इसका परिचय कराने के लिए मैं आया हूँ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम आगे की चीजें भी बताते जाए। भाई माइक दे दो वहां। आपको कोटि कोटि साधुवाद। मेरा एक सवाल है, कल आपने जो बादल में एक बहुत बड़ा बात कही थी कि विकसित भारत बिना विकसित बस्तर के संभव नहीं है। तो मेरा सवाल यह है मान्यवर, बिना यात्री निरोध सुविधा के बस्तर में कैसा विकास की कल्पना करते हैं? क्योंकि हम बस्तरवासी आज आज़ाद भारत के पहले या बाद से अभी तक रायपुर ट्रेल में नहीं चल पा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए, एक ऐसे क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं जो बाकी के देश के हिस्सों से लगभग 30-40 साल विकास की रेस में पिछड़ गया है। यहाँ अभी हम सभी ग्रामीणों को सशक्तिकरण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने का काम साइमल्टेनियसली हमने शुरू कर दिया है। यहाँ इरिगेशन की योजनाओं का भी डिजाइन हो रहा है, रेलवे भी पहुंच रही है और साथ में एक बार ये पहला चरण समाप्त होने के बाद बस्तर के संपूर्ण विकास की भी कार्ययोजना हम बनाएंगे। परंतु मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
और इसका वैज्ञानिक आयोजन हमारे साथ उपलब्ध है। सर नमस्कार, मेरा नाम नरेश है सर। मैं जानना चाहता हूं सर, आपने एक मॉडल बताया कि सहकारिता के माध्यम से ये समृद्धि पहुंचेगी गांव तक, एक भैंस और एक गाय और अन्य चीजें की जाएंगी वन उत्पाद से संबंधित। क्या विशेष पैकेज का भी प्रावधान है? और जो रोजगार है क्या सहकारिता में पैकेज नहीं होता, सहकारिता अपने आप में पैकेज है। सब लोग परिश्रम करके स्वमान के साथ कमाते हैं जी। इसके अलावा क्या विशेष पैकेज? धन्यवाद धन्यवाद। सर नमस्कार। बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन बस्तर में एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि अब जल जंगल जमीन भी खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदिवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने यही कहा, मैं बस्तर वासियों को फिर से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 50 साल तक बस्तर को बंदूक के साए में रखा, वो भेष बदलकर, नाम बदलकर, बात बदलकर आए तो भरोसा मत करना। आपकी चुनी हुई तहसील पंचायत, आपकी चुनी हुई जिला पंचायत, आपकी चुनी हुई राज्य सरकार और आपकी चुनी हुई भारत सरकार का भरोसा करना, वो ही बस्तर को विकसित कर सकते हैं। जो उकसाने आते हैं उनको एक बात जरूर कहना चाहिए कि 2 साल जरा बस्तर में रह जाओ, दिल्ली में जाए बगैर, तभी जाकर यहां पर सच अर्थ में विकास का सवेरा होगा। मंत्री जी, सर मैं अंकित मिश्रा हूं। अभी जो नक्सलियों ने जो पुनर्वास किया है, आने वाले समय में इनको लेकर के क्या तैयारियां हैं कि दोबारा जो है वो फिर से नक्सलवाद के रास्ते पे न जाएं, उनको भरोसे में लिया जा सके? देखिए, पुनर्वास किए हुए सारे नक्सली भाइयों बहनों के लिए भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया खर्च कर एक सेंटर बनाया है, जहां अभी उनका स्किलिंग भी हो रहा है। जो निरक्षर है उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। साइकोलॉजिकल मैपिंग होकर एक नया विश्वास बढ़ने का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम उनको दे रहे हैं। और आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ, सम्मान के साथ रहे, इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने की है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं मानता हूं कि जिनको स्कूल से नक्सली उठा गए और वो नक्सलवादी बने, इसका कोई दोष नहीं है। वो तो विक्टिम थे, जिन्होंने हथियार डाल दिए। उनको पूरा अधिकार है सिस्टम के अंदर पुनः प्रस्तापित होकर सम्मान के साथ जीने। गृह मंत्री जी, नक्सलवाद महोदय जी, मेरा ये सवाल है कि नक्सलवाद तो खत्म होने का जिस तरह से दावा किया जा रहा है, ठीक है, नक्सलवाद खत्म हो गया, आगे क्या? बस्तर अभी जिस स्थिति में है वो उसको विकसित होने में अभी एक्चुअल में आपने एक समय अवधि दिया था कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल है कि आप कब तक? आपका ध्यान कहीं बाहर था, मैं पहले कह चुका हूं, फिर से बता देता हूं, 2031 तक। 2000 सर आपने कहा कि बस्तर नंबर 1, जरा नजदीक रखिए। आपने कहा कि बस्तर नंबर 1 संभाग बनेगा आदिवासी क्षेत्र में, तो हम किस संभाग को देश के पीछे करके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पूछा था। कौन सा संभाग है जिसको हम हटा? अभी तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे सोच विचार के साथ एक योजना बनाई है। कल सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राज्य के अधिकारियों की भी यहाँ पर मीटिंग थी। इसमें कार्य योजना का डिटेल प्लानिंग सभी राज्य सरकारों के साथ शेयर भी किया गया है। गृह सचिव ने स्वयं एक प्रेजेंटेशन देकर ये कार्य योजना सबके सामने रखी है। अभी बस्तर का जहां तक सवाल है, शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा से हम शुरुआत करेंगे और विकास के लिए जो कुछ भी जरूरी है। सीधा प्रसारण आप छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से देख रहे थे।